नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। पुरानी कहावत है कि भाषा से ही संस्कारों का पता चलता है। दरअसल इस कहावत का इस्तेमाल आज हम इसलिए करने को मजबूर हुए हैं क्योंकि वोट की चाहत में नेता अपनी इसी भाषा की मर्यादा को लांघते नजर आते हैं। विकास की लहर पर सवार होने का दावा करने वाले नेताओं की जुबान चुनावी मौसम में ऐसी बरसाती नदी की तरह हो जाती है जो चुनावी बार में अपने साथ मान मर्यादा सभी कुछ बहा कर ले जाते हैं। हालांकि चुनाव में ऐसी ही गंदगी को साफ करने के लिए चुनाव आयोग का गठन भी किया गया, लेकिन चुनाव आयोग के पास क्या सिर्फ हिदायत देने के अलावा भी कोई अधिकार? क्योंकि ऐसा कम से कम दिखने में तो नहीं आता, और शायद यही वजह है कि ऐसे बयान वीरों के हौसले भी आसमान पर पहुंच जाते हैं। एक बार फिर चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को नसीहत देते हुए एक चिट्ठी लिखी है जिसमें भाषणबाजी के दौरान संयम बरतने के निर्देश दिए गए, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सम्मान करने की नसीहत दी। साथ में सर्वोच्च अदालत के उस निर्देश को एक बार फिर याद दिलाने की कोशिश की है जिसमें यह कहा गया कि नेता ऐसे बयानों से तौबा करें जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हों। इन फटकारों का, इन घुड़कियों का कितना असर हमारे राजनेताओं पर पड़ता है, आज स्पेशल एडिशन में हम इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। साथ में हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि निर्वाचन आयोग को ऐसे बेतुके बयानवीरों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार भी दिया गया, फिर ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ चेतावनी देकर इतरिशी करने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ता है। दरअसल चुनाव आयोग का गठन भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए सुचारू रूप से चुनाव करवाने के साथ उसमें फैली गंदगी की सफाई करने के लिए हुआ। चुनाव आयोग समय समय पर नेताओं के विषैले बोलों पर हिदायतें देता रहता है, लेकिन इससे ना तो किसी राजनीतिक दल पर और ना उसके सूरमाओं पर कोई फर्क पड़ता दिखता है। यूपी विधानसभा चुनाव में भी बयानवीर नेताओं के ऐसे ही विवादित बोलों ने लोगों को भी कम से कम मायूस तो किया ही है। 4 चरणों के मतदान के बाद अब चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को नोटिस जारी कर अपने बयानों में सावधानी बरतने की हिदायत दी। ऐसे में सवाल यही कि आखिर कब तक चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के ऐसे नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ उन्हें हिदायतें देता रहेगा। विकास की लहर पर सवार होने का दावा करने वाले नेताओं की जुबान चुनावी मौसम में किसी बरसाती नदी की तरह हो गई है, जो ऐसी बही कि आपत्तिजनक और पूरे बयानों की बाढ़ आ गई। वैसे चुनावी गंदगी को हटाने के लिए संवैधानिक तौर पर गठित चुनाव आयोग भी है, लेकिन जैसे नमामि गंगे अब तक नदियों की गंदगी दूर नहीं कर सकी, वैसे ही चुनाव आयोग भी नेताओं की भद्दी सोच और बयानों पर लगाम लगाने में बहुत हद तक विफल रहा है। यही हाल आजकल यूपी चुनाव का है। नेताओं की जुबान से एक दूसरे पर शमशान कब्रिस्तान बनवाने में भेदभाव करने से लेकर होली रमजान के मौके पर बिजली की कमी के आरोप तक लगाए गए। जीत के रथ पर सवार होने के बाद इन्हें दूर करने की शर्तियां दावे किए जा रहे हैं। चुनावी लहर पर सवार बीजेपी ने अखिलेश यादव पर शमशान कब्रिस्तान बनवाने में भेदभाव करने का आरोप लगाया। सपा ने भी चुपते आरोपों पर गधा बोलकर चुप रहने में अपनी भलाई समझी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है साहब कि चुनाव आयोग इन नेताओं की जहरीली जुबान को सिर्फ हदायतों और नसीहतों के कैप्सूल से कब तक दूर करता रहेगा। उनके मन की बात में क्या था सबको पता चल गया। उनके मन की बात में थी भेदभाव की बात, जाति धर्म की बात, दिवाली रमजान की बात और शमशान और कब्रिस्तान की बात। इसके कई दिन बाद चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से बचते हुए प्रचार में नेताओं के असंयमित भाषण को लेकर नाराजगी जताई। सभी राजनीतिक दलों को नोटिस जारी करते हुए भाषणों पर संयम बरतने के निर्देश दिए गए। आयोग ने अपने पत्र में राजनीतिक दलों को निर्देश दिए हैं और उनके नेता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान रखें। आयोग ने नेताओं को धर्म को आधार बनाकर ऐसे बयानों से बचने के निर्देश दिए जो धार्मिक आधार पर समाज को बांटते हों। चुनाव आयोग के कानूनी तर्कश में नेताओं की बेकाबू जुबान को काबू में करने के हर संभव तीर मौजूद हैं, लेकिन चुनाव आयोग कई मौकों पर नेताओं की बहकी जुबान पर उन्हें फटकार और हिदायत देकर छोड़ देता है। ऐसे में नेताओं की बाँछें खिल जाती हैं। सच्चाई से कोसों दूर विरोधियों पर अनाप शनाप आरोप लगाकर अपने पक्ष में चुनावी बयान बहाने की कोशिश की जाती है। इलेक्शन कमीशन की बात कौन सुन रहा है? प्रधानमंत्री जी तो नहीं सुन रहे। अगर इलेक्शन कमीशन का किरदार अब केवल यही है कि समय समय पर लोगों को डांट देना और उनका रवैया अगर न बदले तो कोई ऐसे पावर्स नहीं है कि कोई ठोस कदम उठा सके इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ, तो फिर तो चुनाव में उसका हस्तक्षेप क्या होगा?
चुनाव आयोग ने यूपी चुनाव में बीजेपी को अपनी चुनावी रैली में कब्रिस्तान, शमशान और राम मंदिर पर बोलने को लेकर फटकार लगाई है। वहीं बीजेपी खुद को बेदाग बताते नहीं थक रही। विकास की बातें करते समय किसी भी धर्म संप्रदाय का, जाति का तुष्टिकरण ना हो, सबको समान न्याय मिले, इसके लिए किसने कब्रिस्तान और स्मशान भूमि का उल्लेख किया, तो इसमें गलत क्या है? ये तो रियलिटी है, रियलिटी स्वीकार करनी चाहिए। ऐसे में सवाल और सोच यही है कि चुनाव आयोग सामाजिक सद्भाव में विष घोलने वाले ऐसे नेताओं को कड़ी चेतावनी देते हुए उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई कब करेगा। जैसा कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं को भड़काने के मामले में केजरीवाल पर गोवा में FIR दर्ज करवाई। कुमार मयंक, APN। या तो विकास की लहर पर सवार होने का दंभ भरने वाले नेताओं की जुबान चुनावी मौसम में एक ऐसी बरसाती नदी की तरह हो जाती जो चुनावी बाढ़ में अपने साथ साथ मान मर्यादा सब कुछ बहा कर ले जाते हैं। और सवाल इस बात को लेकर भी उठते हैं कि सिर्फ हिदायतों से आखिर कब तक काम चलेगा? कोई असर पड़ता है? निर्वाचन आयोग की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, जो नियम कायदे कहते हैं, क्या उनका कोई भी असर पड़ता है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से कराते हैं। मेरे साथ 5 मेहमान लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हैं। चंद्रशेखर पांडे जी हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। राजीव मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, बीजेपी के नेता हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब हैं, आप कांग्रेस को डिफेंड करेंगे, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। SP सिंह साहब हैं, आप पूर्व IAS हैं, साथ ही समाज सेवा के काम से भी जुड़े हुए हैं। और वरिष्ठ पत्रकार हसीब सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हसीब सिद्दीकी साहब, शुरुआत में आज आपसे ही करना चाहूंगा। भाषा में संयम होना चाहिए, नैतिकता भी यही कहती है। चुनाव आयोग भी बार बार यही बात याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, बावजूद इसके सुधारने को तैयार क्यों नहीं है हमारे राजनेता? अच्छा, जो बात आपने कही शुरू में कि चुनाव आयोग जो कुछ ये कर रहा है वो सिर्फ दिशा निर्देश देकर ही खामोश हो रहा है। अगर कार्रवाई नहीं की गई, मुझको ऐसा लग रहा है, तो काफ़ी मामला जो है वो हाथों से निकल जाएगा। क्योंकि बार बार जो है कोर्ट के निर्देश, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये बात कही है कि धार्मिक आधार पर, जाति आधार पर जो है वोट नहीं मांगे नहीं जाएंगे। उससे पहले कई बातें कही गई। आपको याद हो शायद 1975 में जब नारायण जी की याचिका थी इंदिरा जी के खिलाफ, तो उसका एक बिंदु ये भी था कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जो है वो गाय बछड़ा है, और गाय जो है वो एक हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ये भी एक मसला वहां पर था। इतने मामूली मसलों के ऊपर जो है कोर्ट में समीक्षा होती थी। लेकिन आज सवाल ये है कि चुनाव आयोग केवल चेतावनी देकर, सिर्फ मैंने एक मामला देखा अभी, एक अखबार के खिलाफ तो जो है जो उसने कुछ सर्वेक्षण जो है वो अपने आप अपलोड किया था, तो उसका संपादक को गिरफ्तार किया गया। किसी मामले में किसी भी आज तक भी जो है राजनेता को ना कोई कार्रवाई की गई, ना गिरफ्तार किया गया। और चुनाव का जो FIR दर्ज होती है, मालूम ही नहीं होता चुनाव के बाद क्या हुआ था FIR का जी। तो ये बहुत जरूरी है कि चुनाव आयोग उसके ऊपर विचार करे कि कैसे जो है ये सख्ती बरती जाए। अगर उस स्तर से जो है सख्ती नहीं बरती जाएगी, क्योंकि सीधी सी बात है, अभी हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनाव के दौरान जो है कोर्ट जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं हो सकता, इंटरवेंशन जो है कोर्ट का नहीं हो सकता। तो सिर्फ बचता है चुनाव आयोग। चुनाव के बाद जो है ठीक है, कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई नागरिक देश का या उम्मीदवार जो है वो कोर्ट में जो है रिट में जाए, तो वो तो लंबा प्रोसेस है वो। तो चुनाव में जब कितनी पावर मिली हुई है चुनाव आयोग को, और ये दिखा दिया था इससे पहले भी चुनाव आयोग ने कि क्या कर सकता है वो, तो अगर यहाँ पर भी अपनी शक्ति का, अपनी पावर का वो जो है इस्तेमाल करे, तो मुझको लगता है कि शायद जो है। तो इसमें एक बात और है, अगर पाबंदी की जाती है, अगर किसी नेता को ऐसी भावनाएं भड़काने को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो हो सकता है कि इसका भी लाभ उठा ले वो जी। तो ये कैसे होगा, ये जो है चुनाव आयोग को ही जो है वो सोचना पड़ेगा। और इसको बहुत ही सख्त कार्रवाई की बातें मैं देख रहा हूँ कि प्रथम, द्वितीय चरण और तीसरे चरण के बाद जो है प्रक्रिया शुरू हुई है कि जो है इसको जो है पोलराइज किया जाए इलेक्शन को। और चौथा चरण आते आते काफी हद तक जो है चुनाव को पोलराइज करने की स्थिति जो है वो बन गई है। तो इसको जरूरी है चुनाव आयोग को कोई ना कोई जो है वो कार्रवाई करे और सख्ती से जो है वो निपटे। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपके पास आता हूं। क्या बेटी की इज्जत वोट की ताकत से बड़ी है? देखिए, दो अलग अलग विषय हैं। इन दोनों विषयों को जोड़ करके विवाद नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। अक्षय, जिस तरीके की बात श्री शरद यादव जी ने कही
उस तरीके के उदाहरण के अलावा कोई और उदाहरण दिया जा सकता था, लेकिन ये नकारात्मक राजनीति नहीं थी। निश्चित तौर पर नकारात्मक राजनीति तो वो है जब बिजली को हिंदू और मुसलमान बनाया जा रहा है, जब गांव-गांव अब तक कब्रिस्तान बनाए गए थे, अब शमशान बनाए जा रहे हैं। आप इस चीज को देखिए कि कब्रिस्तान बनाने वाले लोग आज की डेट में शमशान बनाने के लिए भी चल गए हैं। जब ये बातें रामजादे और दूसरे जादों की बात होती थी, चार बीबी और 40 बच्चों की होती थी, ये नकारात्मक राजनीति के प्रतीक चिन्ह हैं। जब आप किसी एक को कहेंगे कि जो वोट नहीं देगा उसको हम पाकिस्तान भेज देंगे, तो ये राजनीति नकारात्मक राजनीति है। लेकिन अगर कहीं कोई बात ये कहता है कि भाई गधों की बात नहीं होनी चाहिए, गुजरात के गधों का प्रचार नहीं होना चाहिए, मैं सदी के महानायक से कहूंगा, तो इसको ह्यूमन विट में भी लिया जाना चाहिए और इस तरीके से भी लिया जाना चाहिए। भाजपा के भी तमाम नेता तमाम मजाक की बातें करते हैं। तो नकारात्मक राजनीति का उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब होना चाहिए। लेकिन आज की देश नहीं, ये छूट किसी एक को कैसे दी जा सकती है? सुरेंद्र राजपूत जी, आपने कहा कि गधों का जिक्र, मैंने तो आपसे कहा ही नहीं। उसको जिस तरह से लेने की कोशिश की गई है, तो आपसे कहा ना, छिछोरा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होना ठीक है क्या? छिछोरे शब्द का मैं पूरी तरीके से प्रतिकार करता हूं और बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। तो राज बब्बर जी को ये नसीहत दीजिए कि माफी मांगे इस तरह की बयानबाजी पर। देखिए, अगर राज बब्बर जी से पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पर वो इस बात के लिए भी माफी मांगेंगे। राज बब्बर जी को ये कहने में दिक्कत नहीं है, मैं आपको पूरी बात बता दूं। लेकिन फिर एक नियम होना चाहिए ना अक्षय। सर, हम वही तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री सुरेंद्र राजपूत जी, हम यही बात कर रहे हैं। हाँ, ये जो सवाल हो रहे हैं सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बयानवीरों की बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। बारी बारी से सबका हिसाब किताब होगा ना सर। एसपी सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। एसपी सिंह जी, मैं तो छिछोरे की बात करने के साथ साथ आप कसाब की भी बात कर लीजिए सर। बिल्कुल होगी, नेता भी माफी सर। एपीएन के मंच पर सुरेंद्र राजपूत जी, एपीएन के मंच पर माफी मांगे, आईना हम सबको दिखाने का काम करते हैं सर। हम सबको आईना दिखाने का काम करते हैं। बस ये देखना होता है कि कौन अपनी तस्वीर देखकर डर जाता है, कौन अपनी तस्वीर देखकर डरता है। हमारा प्रयास सिर्फ यही होता है। आपके इस आईने का स्वागत है और अपनी तस्वीर देख करके जो डरे उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है एसपी सिंह साहब, आप समाज सेवा के काम में भी जुटे हुए हैं, तमाम लोगों से मुलाकात होती है, आपकी चुनावी बेला चल रही है। इस तरह की बयानबाजी का क्या असर पड़ता है लोगों के मनोबल पर, जो इस उम्मीद के साथ होते हैं कि शायद इस पार्टी के साथ हम जाते हैं तो हमारे सूबे का, हमारे प्रदेश का विकास हो पाएगा। इसके अलावा जब इस तरह की बयानबाजी होती है जो लोगों को बांटने का काम करती है, उसका क्या असर पड़ता है? देखिए, मैं कानूनी पहलू पहले आपको बता दूं जी। मैं 6 जिलों में जिलाधिकारी रहा हूं और रिटर्निंग ऑफिसर भी रहा हूं मैं जी। तो मैं आपको बताऊं कानून का पहलू क्या है। दो समाजों के बीच में एनिमिटी फैलाना, किसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, रेस, कास्ट, क्रीड के बेसिस पे इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करना, जो आरपी एक्ट है, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 51 का, उसके 125 धारा में कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पनिशेबल फॉर 3 इयर्स। एफआईआर दर्ज होगी और गिरफ्तार होना चाहिए जी। ये पुलिस के हाथ में चला जाता है। उसी के साथ जब हम केस दर्ज कराते हैं उसमें आईपीसी का 153A(b) और 295 धारा लगाते हैं, उनमें भी 3-3 साल की सजा है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो भी। मुझे याद है बदायूं में जिलाधिकारी में था, एक क्रिमिनल एमएलए हुआ करते, मंत्री थे उस वक्त, डीपी यादव जी। धनारी थाने में हमने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और धनारी थाने में उनको गिरफ्तार किया हमने। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो लॉ बना सकता है, इलेक्शन कमीशन गाइडेंस दे सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर कौन है? जिलाधिकारी हैं, एसडीएम्स हैं जी। उनको अगर एफआईआर दर्ज हो गई है, एफआईआर तमाम केसेस में अभी भी दर्ज हुई है, आपको जानकारी में होगी, किसी में एक्शन नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन थोड़ी एक्शन करेगा, एक्शन करेगा पुलिस, एक्शन करेगा जिलाधिकारी, एक्शन करेगा एसएसपी, इनको एक्शन करना है। अधिकारी अब अपने एक्शन लेने से डरने लगे हैं, उनको लगता है सत्ता पक्ष में पता नहीं कौन सी पार्टी आ जाए, इनके खिलाफ एक्शन ले लिया तो कल को हमारा नुकसान होगा जी। ये देखो, नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टियों की अपना कोड ऑफ कंडक्ट सभी पार्टियों ने बनाया है और पालन भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस में पालन नहीं करते हैं। एक दृष्टांत मैं आपको और देता हूं। देखिए, इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उसके विद इन 3 मंथ्स एक्सपेंडिचर सबमिट करना है कैंडिडेट को, विद इन 3 मंथ्स। और एक्सपेंडिचर की सीमा बढ़ा के 14 से 28 लाख कर दी गई है असेंबली के लिए। 3 महीने में नहीं करेंगे लोग, तमाम लोग नहीं करेंगे, अभी आप देखिएगा। और एक और नियम है
कि हर साल जब भी आप शपथ ले लेगा एमएलए, जी। शपथ लेने के विद इन 3 मंथ्स, वो पहले हमारा तो 30 डेज का था, 3 मंथ नहीं था, विद इन 3 मंथ्स उसको अपने प्रॉपर्टी रिटर्न दाखिल करने हैं जी। और हर साल एनुअली प्रॉपर्टी रिटर्न दाखिल करने हैं। अगर वो दाखिल नहीं करता है तो डिस्क्वालीफाई हो सकता है वो जी। आज तक कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। देखिए, प्रोविजंस इलेक्शन कमीशन बनाता है और लॉ को एनफोर्स करने की पावर एनफोर्सिंग एजेंसी को देता है। इलेक्शन कमीशन को दोष देना बहुत आसान है। सेशन साहब के जमाने में एक भी एमएलए एमपी डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, लेकिन एक इकबाल ऐसा बना था कि पता नहीं क्या हुआ आ जाएगा। आज इलेक्शन कमीशन इतना कमजोर है, हो सकता है यहां से हटने वाले जजेस को इंतजार हो कि उनको गवर्नर बनना है, कुछ और पद उनको चाहिए, तो कई बार पक्ष लेना शुरू कर देते हैं। निष्पक्ष भाव से जहां एक मैसेज चला गया इलेक्शन काम कर रहा है जी। तो कोई मजाल नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टियां उसमें कार्रवाई वो ना करें। बिल्कुल, इसीलिए हम एक बहस को लेकर आए हैं कि आखिर निर्वाचन आयोग के सामने ऐसी मजबूरी क्या होती है कि जो नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ सिर्फ फटकार से काम चलाने का प्रयास क्यों किया जाता है? क्या किसी तरह का कोई दबाव भी होता है, या फिर कोई जैसा कि आपने जिक्र किया कि शायद कुछ लोगों के मन में लालच भी शायद होता है कि आगे आने वाले वक्त में कुछ फायदा मिल सकता है? राजीव मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, शमशान, कब्रिस्तान, इस तरह की राजनीति होगी और बड़ी विडंबना कि देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो लोगों पर क्या छाप पड़ेगी? सबका साथ सबका विकास की आवाज कैसे बुलंद होगी? अच्छे जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एक चीज आप हमको बता दीजिए, एक मैं प्रश्न करना चाहता हूं, सही में आपने कब्रिस्तान तो दिया, कब्रिस्तान की बाउंड्रियां दी, लेकिन शमशान आपने नहीं दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में आप शमशान को नहीं दे रहे हो। मैं एक चीज बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, 30,000 की पैसे मुस्लिम लड़कियों को देंगे, हिंदू लड़कियों को क्यों नहीं देंगे? ये मैं पूछना चाहता हूं। सरकार आपकी थी, 5 साल आपने चलाया, आपको भी देखना चाहिए था कब्रिस्तान कहाँ है। और जिस तरह से बहस चल रही है, जिस तरह से उन्होंने कहा गधे का प्रचार करने के लिए जिस तरह से बात कर रहे हैं, इस्तेमाल किया जा रहा है आपके चैनल के द्वारा। मेरी बात सुनिए सर, सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी से मैं पूछना चाहता हूं, अच्छे जी, अगर आपने नहीं रोका इसको तो आप अपने मुद्दे का सबसे बड़ा मजाक स्वयं हो जाएगा। सर, आम जनता का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। परेशान होने की जरूरत नहीं, जनता बहुत समझदार है और सभी नेताओं की बयानबाजी को अच्छी तरह से समझती है कि इसका मोटिव क्या है। मेरा सवाल राजीव मिश्रा जी आपसे ये है, सर राजीव मिश्रा जी, ये कब्रिस्तान, ये शमशान, ये आज 2-4 महीने में तो नहीं हो गया ना? पिछले 5 सालों में आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? चुनावी बेला में इन शब्दों का क्यों इस्तेमाल किया? मैं अच्छे जी आपको बताना चाहता हूं, 5 साल इनका राज था। जिस तरह से इन्होंने विशेष वर्ग को सर पहले क्यों आवाज नहीं उठाई? आपने भी देखा होगा सर, जब आदर्श आचार संहिता लागू है तब आप लोग कहते हैं शमशान और कब्रिस्तान इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये पहले करते। जरूर अच्छे जी बताना चाहता हूं कि आप एक चीज बता दीजिए कि 30,000 रुपए आपकी 5 साल सरकार चलाई, आपने एक वर्ग को पैसा 30,000 दिया और उनको पैसा नहीं दिया, ये कहां का नियम है? तो सर हम यही तो कह रहे हैं, इन बयानों के जरिए क्या सांप्रदायिकता को फैलाने की कोशिश होती है? वर्ग के लिए थोड़ी लोगों को बरगलाने का प्रयास होता है। भावना नहीं भड़केंगी, दंगे होंगे तो जिम्मेदार कौन होगा? मेरी बात बिल्कुल, आप बिल्कुल अच्छे जी बात कह रहे हैं, लेकिन इनकी भी तो सर मैं भी सही कह रहा हूं। एक व्यक्ति को पैसा देंगे, दूसरे व्यक्ति को पैसा आप भी सही कह रहे हैं, फिर गलत कहां पर हो रहा है? 30,000 रुपए मुस्लिम लड़कियों को देंगे, हिंदू लड़कियों को नहीं देंगे, ये कहां का नियम है? अगर मोदी जी ने 93 योजनाएं बनाई है, उसमें एक भी बता दीजिए कोई योजना में उसमें भेदभाव हो। भेदभाव तो इन्होंने किया, भेदभाव भारतीय जनता पार्टी। तो सर जो ये विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, ये मिश्रा जी जवाब दे दीजिए, क्या ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जंग हो रही है? आपके नेताओं को तो ऐसा ही लगता है। नहीं, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन एक चीज बताइए, मैं आपसे अक्षय कुमार जी कहना चाहता हूं कि इनसे भी पूछिए, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि मैं एक को पैसा दूंगा, एक को नहीं दूंगा, एक को नौकरी आप निकल रही है, दूसरे नहीं निकल रही, ये कहां का नियम है? अरे आपको देना चाहिए, समझ, आप देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको न्याय देना चाहिए, आपको सब जनता चुन के दी है, लेकिन आप एक विशेष वर्ग को दे रहे हैं, इसका भी नियम होना चाहिए कि आप सबको दीजिए। ठीक है चंद्रशेखर पांडे जी, ये भेदभाव क्यों? अच्छा जिसने बात नहीं अच्छा ये बताऊंगा, भेदभाव जरूरी है। जो बात भी की जा रही है जी, सिद्दीकी साहब आ रहा हूं, कही जाएगा जी आंकड़ों, हाँ जो बात ये बात कही, बात अगर आंकड़ों से कही जाएगा जो बात आपने कही थी कि मसला पहले क्यों उठाया आपने असेंबली में? क्या आपने असेंबली में आप जाते हैं, आपके विधायक हैं, क्या आपने वहां मसला उठाया? क्या आपने आंकड़ों सही से कहा कि ये भर्ती हुई, इतने इसमें इतने मुसलमान? जी मैं बता रहा हूँ, पूरा विधानसभा के अंदर पार्लियामेंट
जिस तरह से 2 दिन हम लोग ने वो हाउस चलने नहीं दिया, की भी थोड़ा आदत है। एक बात सुन लीजिए, जुमला छोड़कर दाग कर जो है वोट पोलराइज करने का जो प्रयास हो रहा है, जो आपने कहा सिर्फ जो है सिर्फ वो हो रहा है। अब जो बात उठ रही है यहाँ पर कब्रिस्तान की और उसकी मैंने चोरी की थी एक कब्रिस्तान जो है आज से नहीं, उत्तर प्रदेश में 25 साल से लैंड ऑर्डर की समस्या है। कब्रिस्तान और ईदगाह, उसकी बाउंड्रियां नहीं है, बाउंड्री ना होने से माफिया कब्जा कर रहे हैं। कब्जा जो माफिया है वो हिंदू नहीं है, मुसलमान माफिया कब्जा कर रहे हैं, उससे दंगे होते हैं उससे। तो ये लैंड ऑर्डर की समस्या को देखते हुए भी एक निर्णय अगर लिया गया कि अगर उसको उसकी बाउंड्री बन जाएगी तो ये समस्या से जो है छूट मिल जाएगी और जो है दंगे जो हो रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है चंद्रशेखर पांडे जी, अब इस बात का जवाब भी दीजिए। जैसा कि आपके भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी ये आरोप लगा रहे हैं कि भेदभाव का काम तो समाजवादी पार्टी सरकार कर रही है, चाहे लैपटॉप वितरण में हो या फिर रोजगार देने के अवसरों की बात हो, जितनी भी भर्तियां हुई हैं उसमें एक खास तबके को। अच्छा जी, पहले तो मैं आपका जो मेन मुद्दा है उस पे मैं अपना पक्ष रख दूं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपने कही है कि देखिए इसके 2 पहलू हैं। ये जो बयानबाजी है, पहली बात तो मैं बता दूं कि आज जो चुनाव आयोग ने बोला है वो सार्वजनिक के लिए भले बोला है, लेकिन वो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा रखते हुए उन्होंने सीधा हिट किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे। सर, चिट्ठी आपको नहीं मिली? हमला है। चुनाव आयोग ने अपनी गरिमा, देखिए अच्छा जी मुझे भी बोल लेने दे, बड़ी देर से मैं सुन रहा हूं, उसके बाद आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। ये अप्रत्यक्ष तौर पे सार्वजनिक सभी के लिए चिट्ठी लिखी है, अप्रत्यक्ष तौर पे प्रधानमंत्री के पद का सम्मान रखते हुए चुनाव आयोग ने उन्हीं को समझाया है कि थोड़ा तो देश का लिहाज कर लो। पहली चीज। अब मैं आता हूं मुद्दे पे कि इसके 2 पहलू हैं, एक तकनीकी रूप से जो कार्रवाई होने की बात है और दूसरा इसका एक नैतिक पहलू भी है, क्योंकि राजनीति में हमारे संविधान में इसको जनता के समाज सेवा का स्रोत बताया गया है, साधन बताया गया है, न कि ये राज करने के लिए बताया गया है। तकनीकी रूप से मैं आपको बता दूं कि टीएन शेषन साहब के बड़े भाई हमारे सूर्य प्रताप सिंह जी बहुत वरिष्ठ हैं। आपके एक बात से थोड़ा सा सहमत होता हूं मैं कि टीएन शेषन साहब के आने से पहले कोई जानता भी नहीं था कि ये चुनाव आयोग करवा रहा है कि सरकार करवा रही है, आम जो जनमानस है। पर टीएन शेषन साहब ने उन्हीं कानूनों का इस्तेमाल करके ऐसा हुआ खड़ा कर दिया कि अच्छे लोग करने से पहले, गलत बयानी और गलत हरकत करने से पहले हैसियत में आ गए। मैं आपको बताना चाहूंगा ये चीज कि आज की डेट में भी मैं चुनाव आयोग से अनुरोध करता हूं कि कानून पर्याप्त है, जैसा हमारे श्री प्रताप सिंह साहब सहमत नहीं है, सहमत है बिल्कुल जी। एक बात से आगे मैं वही सहमत हूं। अब मैं यहाँ पे आपसे सहमत हूं कि जैसा आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि संविधान में है इतनी ताकत। आप मुकदमा दर्ज कीजिए और चुनाव के बाद उनको छोड़िए मत। निश्चित रूप से जब उनकी विधायकी जाएगी, उनकी सांसदी जाएगी, जब कार्रवाई होगी तो बदलाव आएगा। चुनाव के बाद का इंतजार क्यों करना? हसीब सिद्दीकी साहब, उम्मीदवारी खत्म कर देनी चाहिए। अगर इस तरह का कोई उम्मीदवार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है जो लोगों को बांटने का काम करता है। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, अच्छा जी, एक बड़े महत्वपूर्ण चीज छूट रही, मैं उसको पूरा कर दूं आपको कि इस दौर में 3 दौर का पूरा होने के बाद आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी से लेकर के सभी पहले भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे और तीसरे लेवल के और छुटभइये नेता होते थे, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे वो आपके साक्षी महाराज जी हो, चाहे वो सोमनाथ, ये लोग बयानबाजी हिंदू वर्सेस मुस्लिम में आग लगाने के दंगा कराते थे। पर तीसरे चरण के बाद ये ठेका स्वयं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने ले लिया। अब सोचिए इस बात को, जब देश का प्रधानमंत्री किसान की जगह कसाब की बात, ठीक है, अगर विकास की जगह, यानी आपको ये लगता है ना, आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी पाक साफ है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? देखिए आप, अच्छा जी, अच्छा एक बात नहीं सर, कह दीजिए, यही बात सीधे कह दीजिए। मुख्यमंत्री के एक लाइन आप तरह से क्या इतने दिनों मुख्यमंत्री जिस तरह से इनके आजम खां के बयान आते हैं, ठीक है मिश्रा जी, सबके बयान है, सबके बयान हमारे पास है, कौन क्या कुछ बोलता है, जवाब दिए हैं। और जिस, अच्छा जी, ठीक है सर, अब आऊंगा आपके पास, आऊंगा, दोबारा मौका मिलेगा। एसपी सिंह जी, क्या इस बात को लेकर छूट दी जा सकती है किसी को कि वो बड़े कद का नेता है इसलिए उसे छूट नहीं मिलनी चाहिए? हमारी पार्टी में थोड़े निचले कद के नेताओं ने ये बयान दिया इसलिए उन्हें रियायत दे देनी चाहिए, नियम कायदा ये कहता है क्या? देखिए अक्षय जी, मैं तो सबसे पहले चंद्रशेखर पांडे जी को धन्यवाद करता हूं, मेरी बात से इत्तेफाक किया इन्होंने। एक बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बिल्कुल पार्टी लाइन से अलग पूछ रहा हूं, कोई मुझे पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। 223 ऐसे अपराधियों को पैरोल पे 45 डेज की पैरोल पे रिलीज किया गया पिछले फ्यू मंथ्स में। धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, है उसी धर्म विशेष के, उनको रिलीज किया गया है। और आज बरेली के अंदर जा रहा हूं, मैं बरेली गया था, 6 ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिनको छोड़ दिया। वो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की प्रोसेस नहीं है क्या भाई? आपको रिलीज करना, आज की डेट में
2600 क्रिमिनल्स उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो पैरोल 48 डेज की जंप कर चुके हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, ना उन्होंने सरेंडर किया है। ये देखिए, ये सरकार जो है, जो दायित्व निभाती है, जो सरकार पावर में है, चाहे केंद्र की है चाहे प्रदेश की है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है विपक्षी दलों के मुकाबले। तो सरकारों को खुद देखना चाहिए, जब एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं, ये देखना चाहिए कि आपने क्या किया है। आप बताइए कि 223 लोगों को पैरोल पे क्यों दिया आपने। उसमें मुख्य रूप से देखिए, एक पूरी हो जाए मेरी बात, चंद्रशेखर जी आप जवाब दीजिएगा। ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनका जवाब नहीं है एक्चुअली। आप ये बताइए कि ये इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं है। मैं बड़े से छोटे सबकी बात कर रहा हूं, इसमें कार्रवाई क्यों ना हो सबके खिलाफ। किसने दिया? गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री है अखिलेश यादव। उनके दस्तखत से वो लोग रिलीज हुए पैरोल पे। आप बताइए, इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए रिलीज किया गया, नहीं किया गया? वो क्यों ना वो जेल के अंदर होने चाहिए। आज इलेक्टोरल ऑफिसर्स की, जिले के जिलाधिकारियों की जिम्मेदारियां हैं कि अगर वो इलेक्शन में प्रचार कर रहे हैं, पैरोल को जंप कर रहे हैं, उनको जेल के अंदर भेजें। लेकिन कैसे भेजेंगे? वो सब डरे बैठे रहते हैं। फिर मैं चलिए सुरेंद्र राजपूत जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। अब तो सहयोगियों का मामला हो गया ना। सुरेंद्र राजपूत जी, आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे? किस बात के अक्षय? जो अभी सूर्य प्रताप सिंह जी कह रहे हैं? जी जी जी, तो सूर्य, मैं तो फैक्ट्स बोल रहा हूं। बिल्कुल, मैं सूर्य प्रताप सिंह जी से पूरी अपनी सहमति व्यक्त कर रहा हूं कि अगर संविधान का कहीं पर भी कोई भी उल्लंघन हो रहा हो तो सूर्य प्रताप सिंह जी के साथ हम सब लोग भी चले, सूर्य प्रताप सिंह अगुवाई करें और एक रिट डालें, कानून के सामने चले, संविधान अपना काम करेगा। और संविधान से हम जरूर ये पूछें कि 45 दिन के बाद के जो अपराधी हैं उनको क्यों अंदर नहीं किया गया। निश्चित तौर पर करें। ये बहस खाली टीवी पर हो जाए और उसके बाद हम सब लोग अपने अपने घर चले जाएं तो मेरे ख्याल से बेहतर नहीं होगा। निश्चित तौर पर इसके बियॉन्ड भी जाना चाहिए। अगर आप आईना दिखाने की बात कर रहे हैं तो सिर्फ राजनीतिक दलों को क्यों आईना दिखाया जाए? आईना तो ये सब लोगों को दिखाया जाना चाहिए ना। यहाँ का पूरा पैनल, जिसमें सूर्य प्रताप सिंह जी जैसे हमारे बड़े भाई शामिल हैं, आप भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं, सब लोगों को आईना दिखाया जाना चाहिए। और उसके बाद फिर ये भी देखा जाना चाहिए कि वो सारे के सारे अपराधी हैं, वो अगर किसी दल से दल विशेष से संबंधित है या सर्वदलीय सभा है। आज की डेट में आप इस चीज को अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर फिर आपको इसके बियॉन्ड एक आंकड़े नजर आएंगे। यहां पर देखिए, कह देना बहुत आसान होता है और निश्चित तौर पर हम आपसे सहमत हैं सूर्य प्रताप सिंह जी कि बिल्कुल भी कानून का उल्लंघन जो भी करे, चाहे वो सत्ता पक्ष का करे, केंद्र सरकार की सत्ता पक्ष का करे, चाहे प्रदेश सरकार की सत्ता पक्ष का करे, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानून के पास पर्याप्त हाथ हैं। आप जैसे जागरूक लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहां पर बात आ जाती है कि इन सारे मुद्दों को लेकर के ये परिस्थितियां उत्पन्न क्यों होती हैं। क्या खाली वो जो अपराधी हैं वही चुनाव को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? अगर वही चुनाव को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो इस प्रदेश में चुनाव की जरूरत क्या है? उन्हीं अपराधियों में से तय करा दीजिए कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन निश्चित तौर पर हमारी जनता जनार्दन है, इन अपराधियों के इन्फ्लुएंस में नहीं आती है। इस बात की मैं पूरी जिम्मेवारी लेता हूं, पूरी जिम्मेवारी लेता हूं कि हमारी जो जनता जनार्दन है बिल्कुल भी इन अपराधियों के इन्फ्लुएंस में नहीं आती। लेकिन हां, उन अपराधियों का आप क्या करेंगे जो मंच से कसाब का नाम लेते हैं? उन अपराधियों का क्या करेंगे आप जो बिजली को हिंदू और मुसलमान करते हैं? उन अपराधियों का आप क्या करेंगे जो लोग मंच से कहते हैं कि कब्रिस्तान की बाउंड्री बन गई है और शमशान कब आप बनवाएंगे? उनको यह तक नहीं पता कि शमशान जो है नदी के किनारे होते हैं और नदी को आप किसी में बांध नहीं सकते। और क्या आप शमशान बनाना चाहते हैं इस पूरे देश को? आप क्या चाहते हैं कि जो जिस तरीके की जो भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है, आप इस देश में शमशान बनाएंगे या काम भी बताएंगे? 3 साल के कम से कम आप काम भी तो बता दीजिए। चलिए जवाब ले लेते हैं। आज की डेट में 93 योजनाएं आपने बना दी। जवाब देना चाहेंगे? आपने उन 93 योजनाओं का क्रियान्वयन क्या किया आपने? सुरेंद्र जी का मैं जवाब देना चाहता हूं। 93 योजना करिए, बीमा फसल योजना करिए, सड़क बहराइच से लेकर लखनऊ तक का 4 लेन दी है, कितनी रोड दी, हरदोई की। अरे भाई भी पैसा दिया नहीं आपने, सड़क में आपने सड़क में आप बता रहे 100 करोड़ रुपए ज्यादा प्रदेश को मैंने विकास के लिए दिया। और ये कहना चाहते हैं सुरेंद्र जी, मेरी बात कहना चाहते हैं जिस तरह से विकास, ठीक है सर, अपनी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। योजना मेरी बात सुनिए, ये विकास की बात है, जिस तरह से हमने चंद्रशेखर पांडे दिया, सर जवाब तो ले लीजिए। बंदर बाट किया है, ये मैं बताना चाहता हूँ। अगर बंदर बाट की है तो सीबीआई की इंक्वायरी करके जेल भेजिए आप। सुरेंद्र जी बहुत आप जो बता रहे हैं, आप जेल भेज दीजिए ना जिसने बंदर बात की है। आपके पास एजेंसी है, आपके पास ईडी है,
दिया, यहाँ पे जिस तरह से दिया हो जिस तरह से बंदरबाट हुई। अक्षय मैं आपसे कहना चाह रहा हूं माननीय राजीव जी से, सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष में बड़ी ताकत होती है, सीबीआई से लेके ईडी तक होती है। जिन लोगों ने भी बंदरबाट की है उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल क्यों नहीं भेज रहे? चलिए सर, एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिन पर जांच चल रही होती है, तब कहा जाता है कि सीबीआई भी तोता है। तो इस तरह के सवाल तब जांच एजेंसियों पर भी उठा दिए जाते हैं। एक ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बयानों की कमी नहीं है। सियासी दल कोई भी हो, बयानवीर ऐसे निकलकर वक्त वक्त पर सामने आ ही जाते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं। क्या उपाय इस तरह के किए जाने चाहिए ताकि ऐसे बयानवीरों पर लगाम कस पाए? एक बार फिर चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को नसीहत देते हुए एक चिट्ठी लिखी है जिसमें भाषणबाजी के दौरान संयम बरतने के निर्देश दिए गए हैं, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सम्मान करने की नसीहत दी गई है। आखिर इन नसीहतों का कितना असर पड़ता है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हसीब सिद्दीकी साहब, मैं आपके पास आता हूं। आपके हिसाब से अब किस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत है ताकि इस तरह की बयानबाजी पर लगाम कसी जा सके, वो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो और कोई भी नेता हो? देखिए अक्षय जी, जो बात उठाई थी एसपी सिंह साहब ने, और उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। चुनाव आयोग तब आता है जब अधिसूचना जारी हो जाती है, राइट? उससे पहले क्या हो रहा है, इसमें चुनाव आयोग नहीं आता। चुनाव अधिसूचना से पूर्व उत्तर प्रदेश में मसले उठाए गए, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो पलायन हो, इसको बैठ के हम लोगों ने इतनी लंबी बहस नहीं की, क्योंकि हम जानते थे कि वो टॉकआउट हो जाएगा और चुनाव में वो उस पर प्रभाव नहीं डालेगा, उस पर बहस हो जाएगी, जनता जो है एक निर्णय पर पहुंच जाएगी। और मेरे ख्याल में जो जहाँ के लिए मसले उठाए गए थे प्रथम चरण और द्वितीय चरण में, वहाँ इसका प्रभाव भी नहीं पड़ा जहाँ का मसला था ये। अब सवाल ये कि चुनाव आयोग जब आ गया, चुनाव आयोग की एक रेखा खींच गई, उसके बाद ये मैं सिंह साहब से सहमत नहीं हूं कि इसमें जो है ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है। आज पूरी जिम्मेदारी जो है चुनाव आयोग बैठकर जो है वो आदेश देता है, चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया हमने, डीजीपी को हटा दिया हमने, डीएम को हटा दिया हमने। अगर दो कार्रवाई कर रहे, अगर एक एफआईआर लाज होती है और वहां का एसएसपी, वहां का एसपी, वहां का डीएम कार्रवाई नहीं करता है, तो आप वही कार्रवाई कीजिए, दो कार्रवाई करते हैं आप डीजीपी के ऊपर और जो है चीफ सेक्रेटरी के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ एफआईआर दिखाकर वहां पर जो है एक खामोशी धारण कर ली जाती है और आगे की कार्रवाई नहीं होती, कोई सजा नहीं मिलती। बाद में सरकार आ जाती है, सरकार मान लीजिए जिसने आरोप लगाए हैं, जिसने पोलराइज किया है, जिसने जो है धमकियां दी हैं, उसकी सरकार आ गई, वो केस जो है ढीला हो जाएगा, केस खत्म हो जाएगा, तब चुनाव आयोग की कोई पकड़ नहीं रहेगी। लेकिन चुनाव के दौरान ये 1.5 महीना 2 महीना चुनाव आयोग की जितनी शक्ति है उसका अगर उपयोग किया जाए तो मैं मानता हूं कि ये जो है स्थितियां पैदा, अड़चन कहां पर आती है? स्थितियां पैदा नहीं भैया, देखिए जो बात कही, कुछ तो माना एसपी सिंह साहब ने कि ये आयोग थोड़ा सा ढीला है। सेशन साहब ने जैसे कि बिना कोई एफआईआर लॉन्च किए हुए जैसे कार्रवाई कर ली थी, वैसी कार्रवाइयां बहुत सी ऐसी मैं रोज देख रहा हूँ स्थितियां आ रही हैं और चुनाव आयोग जो है वो बिल्कुल सो रहा है, आखिर में जागता है। वो उसने एक निर्देश जारी कर दिया, एक चिट्ठी लिख दी, इससे कुछ होने वाला नहीं है। चुनाव के ऐन मौके पर चुनाव को पोलराइज करने का प्रयास चाहे इस पार्टी का हो चाहे उस पार्टी का हो, ये बहुत घातक है लोकतंत्र के लिए। चुनाव से पहले क्या हुआ, चुनाव से जब आपकी चुनाव आयोग ने एक डेट घोषित कर दी, उससे पहले क्या हुआ, कौन जो है छोड़ा गया, कौन पकड़ा गया, किसको वो हुआ, वो तो एक बहस का मुद्दा अलग है। लेकिन आज जो है पूरी जिम्मेदारी जो है वो चुनाव आयोग की है और इसमें चुनाव आयोग को केवल चिट्ठी लिखकर, दिशा निर्देश देकर खामोश नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो आज हम इस बहस को लेकर आए हैं कि इन चिट्ठियों का कितना असर राजनीतिक दलों पर पड़ता है और उसके नेताओं पर पड़ता है। चंद्रशेखर पांडे जी, रामकरण आर्या साहब, उनका बयान भी आपको याद होगा, उन्होंने तो आपके सहयोगियों पर ही सवाल उठा दिए कि जो मित्रता हमने की है वो छोटे छोटे शैतानों से इसलिए की है ताकि एक बड़े राक्षस को मार सकें, सहयोगियों को तो बख्श देते कम से कम। देखिए कुछ चीजें होती हैं, वो उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कही, किस बात पे कही, वो एक अलग विषय हो जाता है। सर वही परिप्रेक्ष्य को समझना चाह रहा हूं, वो परिप्रेक्ष्य कौन सा होता है? देखिए आप इस चीज को समझ लें, वो परिप्रेक्ष्य मतलब मैं उनपे, वो हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं, बजाय उनपे कुछ कहने के मैं मेन मुद्दे पे जरूर आना चाहूंगा। सर इस पर जवाब दीजिए, लोग सुनना चाह रहे हैं। अभी तो आपने क्लीन चिट दे दी अपनी पार्टी को, इस पर प्रतिक्रिया दीजिए ना कि अगर रामकरण आर्या जैसे वरिष्ठ नेता आपकी पार्टी के इस तरह के बयानबाजी करते हैं। देखिए अगर उनकी बात गलत है तो निश्चित रूप से मैं इसकी निंदा करता हूं और
उन्हें भी स्वयं भी निंदा करना चाहिए। और निश्चित रूप से बड़े सज्जन व्यक्ति हैं वो, जो भी उनसे वाकिफ हो, इतने सज्जन व्यक्ति हैं कि अगर आप दोबारा आप पूछेंगे तो वो तुरंत माफी मांग लेंगे। हो सकता है किसी परिपेक्ष में उनके मुंह से निकल गया हो, पर वो इतने सज्जन, इतने सीधे व्यक्ति हैं कि उनकी नीयत गलत नहीं हो सकती है। आजम खान साहब, कोई उन्हें जानता होगा, वरिष्ठ आप आजम खान साहब जानते होंगे। देखिए, दो चीजें जो कहते हैं कि मुस्लिम इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं कि उनके पास कोई काम नहीं होता, ये तो सवाल आपकी सरकार पर है। देखिए वो कम से कम किसी को आग लगाने के लिए, दंगा कराने के लिए नहीं बोल रहे हैं। यहाँ जो आपका मुद्दा है, देखिए आज चुनाव आयोग ने जो पत्र जारी किया है, वो देखिए चुनाव आयोग की कमजोरी है कि वो सीधा प्रधानमंत्री के ऊपर पत्र न जारी करके इस सीधे हमले को भी उसने दलगत एक सामान्य पत्र में बदल दिया। उनको प्रधानमंत्री जी के ऊपर सीधा हमला करना चाहिए था कि आप कसाब का मतलब, हिंदुस्तान में आप जानते हैं अच्छे जी, कसाब का मतलब एक निर्दयी, ये क्रूरता की इंतहा होता है। जब कसाब बोला जाता है तो जिंदा लोगों को गोलियों से उड़ाते हुए, लगातार लाशें गिरते हुए लोगों के ख्याल मन में आ जाते हैं। तो इसीलिए इस तरह की स्थिति में कम से कम कसाब शब्द का प्रयोग तो ना करें आप। सर आजम खान साहब के बारे में कुछ बोल दीजिए, सवाल मेरा था, उस पर भी कुछ जवाब दे दीजिए। आजम खान साहब का जो नेचर है, अच्छा जी मैं बता दूं, आजम खान साहब का भी आप नेचर जानते हो, वो चुटकुले के रूप में भले कोई व्यक्ति बात बोल देते होंगे, पर उनकी नियत दंगा कराने की नहीं होती है। वो अपने मुस्लिम के ऊपर कटाक्ष किए, उन्होंने कोई सर मुजफ्फरनगर भूल गए क्या? मुजफ्फरनगर भूल गए क्या? सुरेंद्र राजपूत साहब, मुजफ्फरनगर के दंगों का दर्द आज भी लोगों के जहन में है सर। यही तो उस वक्त आप लोगों ने भी खूब आरोप लगाए थे। अब दोस्ती के नाते भले आप लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कटघरे में खड़ा किया था उस वक्त भी। इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते ना, कम से कम। ठीक है पांडे जी, ठीक है सर, आपके सहयोगी हैं, उनसे जवाब ले रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी। आप प्रश्न दोहरा दें तो मैं आपको जवाब दूं, मैं सुन नहीं पाया। सर जिस तरह से क्लीन चिट देने की कोशिश अभी चंद्रशेखर पांडे जी कर रहे हैं अपनी पार्टी की, ठीक है उनका काम है अपनी पार्टी को डिफेंड करना, लेकिन लोगों की आंखों में पट्टी बंधी है क्या? जो अर्थ नहीं समझते हैं कि कौन क्या बोलना चाह रहा है, मकसद क्या है। देखिए अक्षय भाई, सच्चाई यही है ना, मैंने आपसे बताया ना कि हम तो आपका स्वागत कर रहे हैं कि आप आईना रख रहे हैं, जिसको अपना आईने में चेहरा अच्छा लग रहा हो अच्छी बात है, और जो अपने चेहरे से डर रहा हो अपना चुनाव ना लड़े। यहाँ पर एक चीज देखिए, यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल वाली बात आ रही है। हम लोग राजीव मिश्रा जी से, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जब हम उनसे ये पूछते हैं कि साहब कसाब वाले बयान पर कर दीजिए, तो वो शमशान कब्रिस्तान की पैसों को लेकर के बात करते हैं, शमशान और कब्रिस्तान की नवैयत को लेकर के बात नहीं करते हैं। जब हम बात करते हैं कि साहब कसाब की बात हमें बता दीजिए, और जब हम पॉजिटिव मुद्दों की बात करते हैं, छोड़िए इन बातों को, जब हम कहते हैं कि 6 करोड़ रोजगार कहां चले गए, तो वो कहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में क्या नाम बिजली मुसलमानों को दी जाती है। यहां पर जब हम बात करते हैं कि साहब किसानों को आपने जो है कर्ज माफी की, क्या उसके लिए केंद्रीकृत बैंकों से जो कर्ज माफ था उसके लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव की क्या जरूरत है? महाराष्ट्र के चुनाव किसान को भी तो कर्ज माफी चाहिए। तो वो यहां पर कहते हैं कि साहब यहां पर जो है लव जिहाद हो रहा है। तो यहां पर जो प्रश्नों के उत्तर देने की जो परंपरा नहीं है, उसमें चाहे आजम खान साहब के ऊपर प्रश्न हो, चाहे हमारे किसी नेता के ऊपर प्रश्न हो, और चाहे रामजादे और दूसरे जादों के ऊपर कोई प्रश्न हो, इस पर कोई, और 4 बच्चे और 4 बीवी और 40 बच्चों के ऊपर कोई प्रश्न हो, यहां पर ये लोग जवाब कोई नहीं देना चाह करके, अगर आप स्पेसिफिक पिन पॉइंट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको भी एक रिक्वेस्ट है कि एक सीमा जरूर बांध लें कि एक सीमा से पहले के बयानों पर बात न करें। आप इसी चुनाव में जितने भी बयान आए हैं, अगर आप उन पर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर बहस सार्थक भी होगी, सारगर्भित भी होगी। चलिए ये अच्छी बात, सुरेंद्र राजपूत जी, ये आपने अच्छी बात की है। बिहार में आप लोगों के सहयोगी हैं ना आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, वो कह रहे हैं कि अगर गोद लिया है मां गंगा ने तो बाप का नाम बताएं प्रधानमंत्री। इस तरह की भाषा का समर्थन करते हैं। तो इसमें नहीं, इसमें आप एक बात बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने हमको गोद लिया है, तो उत्तर प्रदेश ने अगर गोद लिया है तो कोई नियम कानून में ही तो गोद लेगा ना किसी 65 साल के शख्स को। अगर 65 साल के शख्स को गोद लेने की बात कर रहा है, सर, तो मैंने अखबार में भी तो देखा है। सुनिए अभी बात, आप अक्षय जी पूरी सुन लीजिए। वो लालू जी ने पूरा बयान क्या दिया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन निश्चित तौर पर माता और पिता का नाम अगर कोई आदमी पूछ रहा है तो कोई बुरी बात नहीं कर रहा है, अगर माता पिता का कोई पूछ रहा है। लेकिन अगर उल्टे सीधे तरीके से कोई बात कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। माता पिता का नाम पूछना मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है। थर्ड जेंडर को बीच में लाकर खड़ा किया जाता है, गधे तो बीच में आ ही गए थे, थर्ड जेंडर का भी इस्तेमाल किया जाता है, उनके नाम का इस्तेमाल किया जाता है।
जिसमें प्रधानमंत्री को संज्ञा दी जाती है थर्ड जेंडर की, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गेंडा कहा जाता है। ये ठीक है परंपरा? देखिए एक बात बताएं, मैं बिल्कुल गलत है। मैं इस पर कोई भी शख्स जो होगा वो चुनावी रणनीति में या बात करेगा, लेकिन यहां पर एक चीज जरूर देखी जानी चाहिए कि भाषा में और शब्दों में आपको पब्लिक पर्सनैलिटीज को अपना चुनने में बहुत ही विशेषज्ञता बरतनी चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर जब जवाबी कीर्तन होने लगता है ना अक्षय, तब भाषा पर संयम रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं तो बधाई दूंगा श्री राहुल गांधी जी को और श्री अखिलेश यादव जी को कि कितनी भाषा पे ये लोग संयम रख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी की भाषा का जवाब अभी तक नहीं दे रहे हैं। और मैं इन दोनों नेताओं को बधाई दूंगा। जिस तरीके से ये भाषाई आतंकवाद फैलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, इस आतंकवाद का प्रतिकार होना चाहिए। और ये इस चुनाव में जरूर ये बात होनी चाहिए कि चुनाव 8 तारीख को खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हमें और राजीव जी को साथ में रहना है। लेकिन ऐसी कोई कड़वाहट हम लोग ना अपने बीच में उभरने दें कुछ गुजराती लोगों के द्वारा कि कल की डेट में हम लोग एक दूसरे से आंख मिलाने में भी शर्माएं। तो यहां पर हमारा बड़ा स्पष्ट मत है कि चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे। ठीक है सुरेंद्र राठौर साहब, देश की अस्मिता से मत खेलिए। लेकिन कम से कम ये बांटने का काम तो मत कीजिए। यूपी गुजरात ठीक है, हिंदुस्तान का ही हिस्सा है ना। यूपी के लोग भी जाकर कह रहा हूं अक्षय, यूपी के लोग भी जाकर गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में राजनीति कर सकते हैं। छूट है सर। मैंने नहीं कहा था अक्षय, ये प्रधानमंत्री जी ने और श्री अमित शाह जी ने स्वयं कहा हुआ है कि मैं गुजरात का व्यापारी हूं। उन्होंने स्वयं कहा, ये मैंने नहीं कहा सर, मैं तो उनके ही शब्दों को दोहरा रहा हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि वो उत्तर प्रदेश के एक सच्चे इंसान बन जाएं, मां गंगा के एक अच्छे बेटे बन जाएं और मां गंगा को साफ करने के लिए और बनारस को कुछ करने के लिए कुछ अच्छे से काम कर दें। उत्तर प्रदेश ने 73 सांसद उन्हें दिए थे, कोई 73 बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश को दे, लेकिन उत्तर प्रदेश सिर्फ मुस्कुराने से काम चलने वाला तो नहीं है। सिर्फ मुस्कुराने से बात खत्म नहीं हो जाती ना कि पल्ला झाड़ लिया, हम बच गए, हमें जवाबदेही नहीं देनी पड़ रही है। इन सब से तो काम चलने वाला नहीं है ना। सुधार की जरूरत महसूस करते हैं कि वक्त है कि आपकी पार्टी के जो ऐसे बयानवीर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम नैतिकता के आधार पर पार्टी आला कमान ही कार्रवाई कर दे। कहां से बयानबाजी सुन, भारतीय जनता पार्टी बयानबाजी कहां से शुरू हुई ये बात मैं अच्छे जी बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा एक हाथ में कुरान एक हाथ में बस्ता, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था। भारतीय जनता पार्टी ने विकास की बात कही। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जिस दिन कैबिनेट की पहली मीटिंग होगी उस दिन किसान का कर्जा माफ कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा 15 दिन के अंदर किसानों को सीधे गन्ना मिल में जो गन्ना मिल का पैसा आएगा 15 दिन के अंदर उनके खाते में पहुंच जाएगा। विकास की बात कही, लेकिन विकास जिस तरह से विकास की बात कर सर, कुछ विकास की बातें और बताता हूं। मिश्रा जी थोड़ा धैर्य रख लीजिए। कुछ विकास की बातें आपको बताता हूं। बालियान साहब जो ये कहते हैं, एक पार्टी के सुप्रीमो जिनको आप ही लोग कहते हैं ना कि उनको तो हर पार्टी हर संगठन सम्मान देता है, नेताजी के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया? वो शब्द भूलने लायक है क्या? सुरेश राणा, अगर बीजेपी की सरकार बनी तो कैराना, देवबंद, मुरादाबाद में कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। ये वो राणा बोल रहे हैं जो खुद मुजफ्फरनगर दंगे में आरोपी हैं। मेरठ में संगीत सोम कहते हैं कि यूपी का चुनाव हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान की जंग है। इन बयानों की जगह होनी चाहिए क्या? नहीं, मैं इसके लिए मैं निंदा करता हूं, लेकिन मैं एक चीज सर, आपकी निंदा से क्या होगा? क्या देना चाहिए सर, आपकी निंदा का क्या असर पड़ेगा बताइए? आपने निंदा कर दी, पल्ला झाड़ लिया। पर्सनल बयान हो सकता है। नहीं अच्छे जी, उनका वो सर ये पर्सनल बयान कैसे? ये पर्सनल बयान कैसे? अगर इनका बयान पर्सनल है तो आजम खान के खिलाफ सवाल उठाने का आपको अधिकार किसने दिया? कई महिलाओं की रामकरण आर्या पर सवाल उठाने का मौका फिर किसने दिया? आप कैसे सवाल उठा सकते हैं सर? जिस तरह से इन्होंने मैं बिल्कुल जिस तरह से आप आजम खां की बात करना चाहते हैं, जिस तरह से उन्होंने एक यशस्वी बताते हैं मुख्यमंत्री है, उन्होंने गधे की बात कर रहे हैं। ये पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनको ये सब कहनी चाहिए थी, उनकी एक गर्मापूर्ण होनी चाहिए थी। साहब कहना कोई अच्छी बात है क्या? मैं जरूर बता रहा हूं, बिजली को हिंदू मुसलमान कहना अच्छी बात है? अरे मेरी बात सुनिए सुरेंद्र राजपूत जी, जिस तरह से आपके विषय है तो आप बताइएगा। मैं जिस तरह से बता रहे हैं 125 करोड़ के प्रधानमंत्री है, ये व्यक्ति विशेष पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, उनकी एक गर्मा होनी चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने बताया आतंकवादी आते वो स्वयं जो गधा बता रहे हैं वो गरिमा स्वयं नहीं रख रहे हैं। वो जो शख्स स्वयं को गधा बता रहे हो उसमें और लोग क्या कहेंगे?
जरा मुझे बता दीजिए, प्रधानमंत्री जी ने तो स्वयं को कहा, अब आप बता दीजिए उसके बाद हम क्या कहें भाई उन्हें। सुरेंद्र जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, सुरेंद्र जी ने जिस तरह प्रधानमंत्री ने विकास के एजेंडे से शुरुआत की थी और विकास के एजेंडे में उन्होंने कहा था जिस दिन पहले। तो सर आपकी पार्टी के नेता क्या उस एजेंडे से भटकाने का काम कर रहे हैं? मिश्रा जी, क्या आपकी पार्टी के नेता उस एजेंडे से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी हमेशा एजेंडे की बात करती है, विकास की बात करती है, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रही है। और ये बड़े हरास हो गए, 4 चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आगे जा रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही, इसकी बौखलाहट इन सबको हो रही है। अच्छा, सारे दलों को बौखलाहट की चल रही है। ठीक है, सांसद हैं और मैं दावा कर रहा हूं कि 73 विधायक नहीं आने वाले हैं। जिस तरह ये जो बयान ये काम तो कम से कम अच्छा है। एसपी सिंह साहब विकास की बात कर रहे हैं, ठीक है, पूछना चाहिए। ये काम अच्छा है कि अब राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ठीक है पंडित जी, मिश्रा जी, ठीक है सर, ठीक है, चंद्रशेखर पांडे जी और मिश्रा जी, आप दोनों आदरणीयों से निवेदन, आऊंगा सर आपके पास आऊंगा। अच्छे जी बताना चाहता हूं और सर आऊंगा से बात कर रहे हैं, सारे मित्र बता रहे हैं बाकी के मेहमान बुरा मान जाएंगे सर। चुनाव लड़े विकास के पांडे जी, जब काम किए नहीं, अगर बाकी के मेहमानों को मौका नहीं मिला और बैसाखी ढूंढ के तब तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है, 5 साल उनको बीज लगाने को दिया था। आपको 20-25 सीट में 73 ठीक है सर, ये अच्छी बात है। एसपी सिंह, क्या अब राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को इस बात की भी ट्रेनिंग दी जा रही है क्या कि आप पार्टी का पक्ष भी रखिए, साथ में भविष्य वक्ता के तौर पर भविष्यवाणी भी कीजिए? सरकार चलाना चाहते हैं सर, ज्योतिष विद्रोह को कुछ छोड़ दीजिए पांडे जी। मुख्यमंत्री ने, ठीक है सर, हो गया। और चैलेंज स्वीकार है। ठीक है मिश्रा जी, मैं बताना चाहता हूं मेट्रो अरे सर, मेरी बात सुनिए। जिस तरह से मैं अपील करता हूँ कि प्रधानमंत्री वर्सेज मुख्यमंत्री या अच्छे जी अपने कैमरे मैन को भेज दीजिए। अगर उत्तर प्रदेश में नहीं कहीं भी मेट्रो चली हुई तो मुझे बता दीजिए। हमारे मित्र भी बैठे और मैंने पूछना चाहता हूँ कहाँ मेट्रो चली, कहाँ एक्सप्रेसवे चालू हो गया? ये घोषणा खत्म हो गई। 5 साल अब जनता जवाब देने जा रही है इसको। मैं ये कहना चाहता हूँ मिश्रा जी, पांडे जी, बड़ा विनम्र निवेदन सर, बाकी के मेहमान भी हैं, उन्हें भी थोड़ा अवसर तो दे दीजिए कम से कम बोलने का। एसपी सिंह साहब, ये भविष्यवाणी करने की भी ट्रेनिंग दे दी जा रही है क्या राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को कि आप जाइए मंच पर, बात भी रखिए और ज्यादातर हो तो बहस से भटकने का प्रयास कीजिए और भविष्यवाणी कीजिए कि हम इतने वोटों से जीत रहे हैं, हम इतनी सीटों से जीत रहे हैं, ये भी काम देने लगे हैं क्या? जी मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी एसपी सिंह जी, आपसे ही था सवाल। देखिए ये तो सर्वमान्य है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो भी ऐसे बयान देती हैं जिनको भड़काऊ कहते हैं आप, धर्म आधारित हैं, व्यक्ति आधारित हैं, गाली गलौच है, वो सब वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए देते हैं। उनके मन में ये भावना रहती है, इन्फ्लुएंस होते हैं अथवा नहीं होते हैं ये बात अलग है, किसी धर्म को, जाति को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ये बात तो सर्वमान्य है। और कोई ये कहे हम कम दे रहे हैं, वो ज्यादा दे रहे हैं, इसने शुरुआत की मैं जवाब दे रहा हूं, वो तो सब बात की बातें हैं। मैं एक तथ्य बताना चाहता हूं आपको, और इसको फिर मेरा किसी पार्टी पॉलिटिक्स से न जोड़ा जाए। इस प्रदेश के अंदर 97,814 गांव हैं इस प्रदेश में जी, और 97,814 गांव में 77,000 शमशान वो है, कब्रिस्तान है 77,000। ये होम डिपार्टमेंट के आंकड़े बता रहा हूं मैं जी। और जो शमशान भूमि है वो 34,000 है। 5-5 गांव के बीच में एक शमशान भूमि है। मैं इसको फिर राजनीतिक उससे मत जोड़िएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, अब गांव के अंदर शमशान भूमि पोखर में बदल गई है, खलियान में बदल गई है, जोत लिया गया है। देखिए हिंदू धर्म के अंदर जलाना तो है लाश, अधिकांश लोग गांव में आज भी लाश अपने खेतों में जलाते हैं, जिनके खेत हैं। सबसे बड़ी दिक्कत उन्हीं को है जिनके पास खेत नहीं है, वो कहां जलाने जाएं। अमीर लोग बड़ा जो काश्तकार है अपने खेत में जलाने नहीं देगा, शमशान भूमि वहां है नहीं। कहते हैं सबके यहाँ तो गंगा नदी है नहीं, सबके यहाँ तो झील है नहीं। ये कहना कि शमशान भूमि केवल नदियों के किनारे पे है, जलाते हैं, ये गलत बात है बिल्कुल। सब गांव में नदियां नहीं है। देखिए तथ्यों के आधार पर हम लोग बात करें। फिर मैं ये कहता हूं कुछ चीजों को मैं तो एक अधिकारी के रूप में अलग निकालता हूं, मैं इसको जाति और धर्म के आधार पर बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, आज ये मुद्दा क्यों उठा, पूर्व में क्यों नहीं उठा, ये इशू इंपॉर्टेंट है। आज मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि ये इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए किसी न किसी फॉर्म में कोई ना कोई, दोनों ही पक्ष, एक पक्ष नहीं दोनों पक्ष, जिन्होंने कब्रिस्तान बनवाए, गांव में कब्रिस्तानों के लिए इस पिछले 5 वर्षों में लैंड आवंटित हुई है, पट्टे हुए कब्रिस्तानों के लिए। सिंचाई विभाग की जमीन दी गई है, विभागीय जमीन दी गई है, सरकारी जमीन दी गई है। बताएं कितनी शमशान भूमियों को जमीन दी गई है।
और ये भी होता है, सुरेंद्र सिंह साहब चूंकि बहुत मीठा मधुर बोलते हैं, इनसे पूछिए कि अगर मान लीजिए कल को इनकी भी मृत्यु होगी, परिवार में मृत्यु भी हो रही होंगी, ये दफनाएंगे या कब्रिस्तान वहां ले जाएंगे शमशान भूमि में? शमशान भूमि में लेके जाएंगे तो कहां लेके जाएंगे? गांव में अपने जरा देखें गांव में कितनी शमशान भूमियां हैं। मैं आपको ये मैं फिर पार्टी पॉलिटिक्स वाला बात कर रहा हूं। जी अगर आप वास्तव में धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, धर्म के आधार पर प्लीजिंग नहीं कर रहे हैं, वोट नहीं पाना चाहते हैं, तब ये कार्रवाइयां होती हैं। और ये अगर कार्रवाइयां होती हैं तो इसका प्रतिकार होगा, भाषा के रूप में होगा, किसी रूप में प्रतिकार होगा। ये तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं मैं, ठीक है सर, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। जी ठीक है। पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं? पांडे जी अब वक्त बेहद कम है, बड़े संक्षेप में अपना जवाब दीजिए। बहुत दुखद, अभी जो हमारे आप वरिष्ठतम व्यक्ति, हम सब बड़ा सम्मान करते हैं, बड़े दिन से बचपन से आपका नाम सुनते हैं, लेकिन ये जो अभी आपने लाइन बोला बहुत दुखद बोल दिया। इसलिए दुखद बोल दिया क्योंकि ये कब्रिस्तान का मुद्दा ही नहीं था। मैं आपको बता दूं कि ये नमामि गंगे के नाम पे इन्होंने इतनी बड़ी नाटकबाजी थी और आपकी पूरी मीडिया पूरा ऐसा दिखा रही थी जैसे सारे नदियों में से जहाजें निकलेंगी, ये निकलेंगी। और आप प्रत्यक्ष देख लीजिए, मैं आपके पीसीआर से अपील करूंगा सर, कि अगर इसका भी ठीकरा मीडिया पर फोड़ देंगे क्या? वादे करें आप लोग, तो निश्चित सपने दिखाएं आप लोग। देखिए एक चीज, अगर हम उन सपनों को बता रहे हैं कि आपका सपना ये है तो उसका ठीकरा भी मीडिया पर। सर हमने मेट्रो भी दिखाई जिसमें अब तक लोगों को बैठने का सपना पूरा हुआ नहीं है। हमने मेट्रो का भी जिक्र किया ना, दिखाया ना। होना कि 2 दिन आगे पीछे पूरा होगा, वो 2 दिन हो सकता है, तारीख में 4 दिन आगे बढ़ जाए, महीना नहीं आगे बढ़ने वाला, आप भी जानते हो। ठीक है सर, सुरेंद्र जी, ठीक है सर, सुरेंद्र जी 20 सेकंड का वक्त आपके पास। ठीक है मिश्रा जी, अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा। पांडे जी हो गया सर, टाइम की गंगा सुरेंद्र शानदार तरीके से हो गई है ये। ठीक है सर, ठीक है सुरेंद्र जी, क्या इस तरह का भेदभावपूर्ण रवैया होना चाहिए किसी भी सरकार के लिए? और दूसरा ये कि जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, जो गाइडलाइंस होती है, कम से कम उसका पालन तो कीजिए, बांटिए मत। अच्छी राजनीति कीजिए ना, अच्छे राजनेताओं की कमी है। अक्षय एक बड़ा पुराना शेर था कि आज किसी ने दिल तोड़ा तो हमको जैसे याद आया, जिसका दिल मैंने तोड़ा था वो जाने कैसा होगा। आज की डेट में जो सबसे बड़ी बात है सूर्य प्रताप सिंह जी की, इन्होंने शमशान और कब्रिस्तान को इस तरीके से वो किया। पिछले 25-30 सालों से आईएएस अधिकारी रहे हैं, तो जरा ये भी तो एक बार को बता दे कितनी शमशान की भूमि खाली कराने की इन्होंने कोशिश की और कितने कब्रिस्तानों को इन्हें खाली कराना पड़ा। देखिए प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता है, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। सरकारी देखिए सवाल उठाकर सरकारी पैसे से शमशान भूमि बनवाना, अरे आप इंडिफेंसिबल को डिफेंस कर रहे हैं, इंडिफेंसिबल को डिफेंस कर रहे हैं। अब लोकतंत्र में सवाल उठाना गुनाह नहीं है, है ना? सबको अधिकार है। अगर अभिव्यक्ति की आजादी है तो सबको है, किसी एक के लिए नहीं है। हसीब सिद्दीकी साहब, ठीक है मिश्रा जी, मिश्रा जी बस हो गया, मिश्रा जी हो गया। हसीब सिद्दीकी साहब इतना परेशान क्यों हो गए? सूर्य प्रताप सिंह जी मेरी परेशान नहीं आ रहा। हसीब सिद्दीकी साहब मेरा सवाल और फाइनल कमेंट आपके लिए, ठीक है सर? बोलिए सर, बाकी कम से कम मुझे जवाब तो देने दीजिए। सुरेंद्र राजपूत साहब सर हो गया। हसीब सिद्दीकी साहब फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, जो भी पूरी बहस के दौरान जो सामने आया, अब क्या स्टेप आगे उठाए जाने चाहिए? साथ ही सर्वोच्च अदालत भी तो कहते हैं ना कि अब जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम मत कीजिए। अब मानना का तो सर केस दर्ज करना चाहिए, जेल भेजना चाहिए जो इस तरह की बयानबाजी करता है। नहीं, यही बात तो मैंने पहले कही थी ना कि इस चुनाव के दौरान सबसे ऊपर है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश के डीजीपी से भी ऊपर है। चुनाव आयोग को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़े पद पे क्यों ना बैठा हो, अगर वो ये प्रयास करता है चुनाव में वोट को या मतदाता को भ्रमित करने या उसे पोलराइज करने का, उसे केवल दिशा निर्देश देना ही नहीं बल्कि उसके लिए केस दायर करना ही नहीं, बस कोई यानी अब आपको लगता है कि मिसाल कायम करने का वक्त आ गया है? ऐसे बड़बोले नेताओं पर कम से कम शिकंजा कसा जाना चाहिए, वो चाहे जितना भी बड़ा राजनेता क्यों ना हो, वो किसी भी दल से ताल्लुक क्यों ना रखता हो। ऐसे लोगों को बख्शना ठीक नहीं है, वरना राजनीति जो कहा जा रहा है कि गर्द की तरफ जा रही है, आगे भी यूं ही जाती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
तो उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। ऐसे में बयानबाजी के माध्यम से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ ऐसे बयान भी होते हैं जो लोगों के जहन में गहरा प्रभाव डालते हैं। इनका कितना फायदा राजनीतिक दलों को होता है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे थे, और इसका क्या असर लोगों के बीच में पड़ता है, ये समझने का प्रयास हम कर रहे थे। फिलहाल स्पेशल एडिशन में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।